वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में लैंड एंड रियल एस्टेट लॉ सब्जेक्ट के दो टॉपिक, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया एंड एग्रीगेट रिफॉर्म इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव ऑब्जेक्टिव रिलेटिंग टू एग्रीगेट रिफॉर्म को कवर करेंगे और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अमेंडमेंट की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या प्रोविजंस थे और क्या क्या उनका इम्पोर्टेंस था, लैंड रिफॉर्म्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस था, ये सब पढ़ेंगे। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एग्रीगेट रिफॉर्म के मेजर सिस्टम्स हमने पढ़े ही थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने रॉयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स पढ़े थे। जागीरदारी सिस्टम एक इस तरीके का सिस्टम था जो कि सिमिलर था, जमींदारी सिस्टम जैसा ही था। तो इन सिस्टम्स के वजह से जो लैंड का जो लार्ज पार्ट था वो जमींदारों के पास था, टेनेंट्स के पास था, या फिर हम कह सकते हैं उनके जैसे लोगों के पास था, या उनका कब्जा था उन जमीनों पर, जिसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, गैप इंक्रीज हुआ पुअर और रिच के बीच में। जमीन थी या वो जिनके पास जमीन थी या जमींदार थे वो रिच होते चले गए और जो लैंडलेस लेबर थे वो पुअर होते चले गए, जिससे फोर्स्ड अनपेड लेबर भी था, जिसे हम बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, ये भी एक इशू था, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ गया था और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही थी। 1947 से 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लगी थी। वह दिन रात उस पर काम कर रही थी और वो जानती थी कि जो ओल्ड एग्रीगेट सिस्टम है उसको रोकने के लिए उन्हें एक ऐसे लैंड रिफॉर्म्स या एक्विजिशन एक्ट पास करने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो लैंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो लैंडलेस लेबर हैं जिनके पास काम नहीं है या फिर जो मजदूर हैं, उनके लिए वेरियस स्टेप लिए जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इंडियन सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए लैंड रिफॉर्म को एक मेजर कंसिडरेशन बनाया जा रहा था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है और डीपीएसपी जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं वो पार्ट 4 में है, उसके प्रोविजन अडॉप्ट किए गए। लैंड पर काम करने वाले जो लोग थे उनको सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए डीपीएसपी को अपनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लैंड रिफॉर्म को स्टेट सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया। एंट्री 18 जो कि स्टेट लिस्ट की है उसमें लैंड और राइट ओवर लैंड से रिलेटेड मैटर्स डाले गए। स्टेट गवर्नमेंट को लैंड मैटर्स से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर दी गई। एंट्री 20 जो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है, एंट्री 20 जो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वह सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए अपना रोल निभाएं, और प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स को लेकर सजेशन दिए जाएं और उन पर काम भी किया जाए। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए जिसमें पुराने सिस्टम को खत्म करके न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अपनाए गए। पहला आता है आर्टिकल 23 जो कि फंडामेंटल राइट में आता है। इस आर्टिकल 23 एबॉलिश करता है और बेगर और फोर्स्ड अनपेड लेबर को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर। पहले जमींदार लेबर्स को जबरदस्ती से अपनी जमीन पर काम करवाते थे और उनका राइट वायलेट करते थे और उन्हें उस खेती के पैसे भी नहीं देते थे। सो लेबर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। नेक्स्ट आर्टिकल 38 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया गया है कि स्टेट जो है वो प्रचार करेगा, लोगों के वेलफेयर को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएगा जिसमें जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और नेशनल लाइफ इंस्टीट्यूशन में सुधार हो और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही आर्टिकल है। इसमें स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि वो ऐसे पॉलिसी बनाए जिससे कि जो कम्युनिटी है उसके कंट्रोल और उसके ओनरशिप को सुरक्षित किया जाए और सबकी भलाई के लिए, कॉमन गुड के लिए काम किया, और साथ ही ये इंश्योर करे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे किसी को कोई नुकसान ना हो। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाए जिससे सबका फायदा हो, कॉमन गुड के लिए काम हो।
आर्टिकल 39 में पॉलिसीज बनाई गई थी, जैसे कि एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, लोग जो हैं अपने जीवन को चलाने के लिए सही तरीके से सबके पास कमाने का एक जरिया हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो ये श्योर करे कि वो सबको सफिशिएंट सोर्स प्रोवाइड करे जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल, देन नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल आता है आर्टिकल 48। इसमें स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को, और हम मॉडर्न तरीके से और साइंटिफिक तरीके से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जमींदारी, रॉयतवारी, ये सारे सिस्टम्स को ख़त्म करने के लिए लॉ बनाए, बट जल्दी ही उसका रिएक्शन ये निकला कि जिनके पास ज़मीन थी, जो ज़मींदार थे, उन्होंने इन कानूनों को इस आधार पर अदालत में घसीटा कि जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 31 है, इसके तहत ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट है, उसको वॉयलेट कर रहे हैं। उसके बाद उसी के रिजल्ट में फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ, और जितने राइट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स को डील करता था, और इसमें कहा था कि कंपल्सरी एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन, कंपल्सरी पोजेशन जो था प्रॉपर्टी पे उसके पास ही होगा जिसके पास उसका राइट होगा। और पहले जो थे फंडामेंटल राइट वो 7 थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी उसका एक पार्ट था। आर्टिकल 31 जो है उसमें ये कहा गया कि देश में किसी भी सिटीजन को किसी भी पावर द्वारा उसकी प्रॉपर्टी के ओनर होने से दूर नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। राइट टू प्रॉपर्टी मोस्ट डिबेटेड राइट था कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। इसकी बजाय इसे लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने के लिए आर्टिकल 31 से अमेंड करा गया, और पार्ट 12 के चैप्टर 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को डाला गया और उसे लीगल राइट बनाया गया। सेविंग क्लॉज ऑफ सर्टेन लॉज, सेविंग क्लॉजेज इसलिए बनाए गए थे जो डिफरेंट स्टेट्स थे, उनके अलग अलग सिचुएशंस थी, अलग अलग कंडीशन थी, उनके अकॉर्डिंग वो लॉ भी अलग अलग थे, तो इसीलिए सेविंग क्लॉजेज आए। 31A सेविंग क्लॉजेस बनाया गया एक्विजिशन ऑफ स्टेट के ऊपर। बी में एक्ट्स के और जो रेगुलेशन थे, एक्विजिशन एक्ट थे या रेगुलेशन थे, जो लोकल लॉज थे, उनकी वैलिडेशन की बात की गई है। और आर्टिकल 31C में जो इफेक्ट हो रहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, जो भी सेविंग इफेक्ट्स हैं, उसकी बात करा गया है। जो ये सेविंग आर्टिकल्स हैं सेविंग ऑफ लॉज के, ये सारे आर्टिकल्स अमेंडमेंट के थ्रू। सो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन केस लॉ। अमेंडमेंट का मीन्स होता है जब भी किसी आर्टिकल में को अमेंड किया जाता है, मतलब उसके अंदर एडिशन किया जाता है या फिर ऑल्ट्रेशन किया जाता है, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। सो फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया था वो आया था 1951 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 14 मंथ्स के बाद ही आ गया था। इसके अंदर आर्टिकल 31 को अमेंड किया गया और आर्टिकल 31A और 31B को ऐड करा गया, जो कि सेविंग ऑफ लॉ की बात करता है। और इसके अंदर 9th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। 9th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसके अंदर 13 स्टेट्स की लिस्ट थी जिसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट्स प्रोवाइड करे गए थे, और इस एक्ट को वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता था इस बेस पे कि वो किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 31A जो कि सेविंग ऑफ लॉ की बात करता है, उसके अंदर जितने भी प्रोविज़न थे लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, वो एक सेविंग ऑफ लॉ के अंदर आते थे। उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स या DPSP का प्रभाव नहीं पड़ता था। इस वजह से जो भी फंडामेंटल राइट्स थे उसके अकॉर्डिंग, जैसे जो भी फंडामेंटल राइट्स से उसका इफेक्ट ना हुए और वो किसी भी लॉ को वॉइड ना करते हुए, लॉ जो भी प्रोवाइड किया जाता था किसी भी स्टेट में प्रॉपर्टी को लेकर या किसी के राइट को लेकर, जो स्टेट लॉ है, कोई भी अगर लॉ बनाएगी इसके अकॉर्डिंग, तो वो सबसे पहले प्रेसिडेंट का एसेंट लेने के बाद ही उस प्रोविज़न पे काम कर सकती है। बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से या फिर बिना प्रेसिडेंट के एसेंट लिए हुए वो ऐसा कोई भी स्टेट लॉ नहीं बना सकती है जो कि सेविंग लॉ से अलग होगा और या फिर वो किसी फंडामेंटल राइट या DPSP को इन्फ्रिंज कर रहा हो।
जब कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट आया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1951 में आया। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो फर्स्ट अमेंडमेंट की, तो उसको चैलेंज किया गया। इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वैलिडिटी जो अमेंडमेंट्स की उसको बताया और ये कहा जो आर्टिकल 31A है या फिर 31B है ये इनवैलिड नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी मैटर आते हैं, लैंड रिलेटेड मैटर है, वो अंडर स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, जो कि आइटम 18 के अंदर आते हैं सेकेंड लिस्ट में। ये जो आर्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए बहुत असेंशियल हैं और इसके अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास ही अथॉरिटी है कि वो कोई भी लॉ लैंड रिफॉर्म के अकॉर्डिंग बना सकती है। देन दूसरा केस आता है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह 1952 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसे लेजिस्लेशन बनता है, जैसे बिहार में कोई लेजिस्लेशन बना है, तो उसमें सोशल जस्टिस की बात की जाएगी और उसमें कन्फर्मिटी दी जाएगी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है सोशल जस्टिस को अचीव किया जाए। जब आर्टिकल 31A बना था तो उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बना था, तो उसको सब्सटीट्यूटेड और उसको मोर एलोबरेट करने के लिए फोर्थ अमेंडमेंट आया। एक्चुअली क्या था, जब आर्टिकल 31A जब आया था जिसपे आपके एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करी गई है, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर बात की है, उसमें सेविंग ऑफ लॉज हैं, प्रोविज़न है, तो वो इन्फ्रिंज कर रहे थे या फिर वो कह सकते हैं क्लैश कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स से। तो इस वजह से ये आर्टिकल बहुत विवाद में रहा था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ अमेंडमेंट जब हुआ तो उसको और एलोबरेट किया गया। इस न्यू आर्टिकल का ये इफेक्ट था कि वो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है तो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग, तो वो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। जो भी लेजिस्लेशन बनाए जा रहे हैं या रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं वो इस बेस पे लिए जा रहे हैं कि जो स्टेट में इक्वलिटी आए, सोशल जस्टिस आए। किसी के पास भी किसी का राइट को ख़त्म करने के लिए ये सेविंग ऑफ लॉज नहीं बनाए गए थे, ये लेजिस्लेशन नहीं बनाए गए थे। इनका एम सिर्फ इतना था कि वो जागीरदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम या ऐसे जो फ्यूडल टेन्योर सिस्टम्स थे उनको ख़त्म करने के लिए बनाया गया। एक केस और आता है वुमेन रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1981 में आया था। इसमें भी फर्स्ट अमेंडमेंट को लेकर जो आर्टिकल 31A है और 31B है और 9 शेड्यूल है उसको क्वेश्चन किया गया था। देखो हर स्टेट में अपने अपने लॉज आ रहे थे, लोकल लॉज जो थे वो क्लैश कर रहे थे फंडामेंटल राइट से, कोई DPSP से, तो इस वजह से ये विवाद ज़्यादा हुए और इनकी वैलिडिटी पर बार बार क्वेश्चन किया गया, इसे चैलेंज किया गया। इसलिए अलग अलग केसेस है। शंकरी प्रसाद में भी ऐसे ही केस आया था और शंकरी प्रसाद भी एक ऐसे ही तरीके का केस था और वुमेन राव भी इसी तरीके था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया ना तो आर्टिकल 31A, ना ही आर्टिकल 31B और ना ही 9 शेड्यूल डैमेज कर रहा है किसी भी स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर रहा है। इसके अंतर्गत जो भी एक्ट या रेगुलेशन बने हैं 9 शेड्यूल के अंदर वो किसी भी तरीके से वॉइड नहीं होंगे और इस ग्राउंड पे तो वो बिल्कुल भी वॉइड नहीं होंगे कि वो किसी तरीके से इनकंसिस्टेंट है राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से, क्योंकि इसके अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर थी, या जो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर होगा उसके पास ये पावर थी, अगर ऐसा कोई वो इसके बिहाफ में कोई भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता था। कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर वो किसी चीज़ को क्लैश कर रहा है या फिर किसी तरीके से किसी के राइट को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को, तो पार्लियामेंट के पास या लेजिस्लेचर के पास ये पावर था कि वो उस प्रोविज़न को रिपील कर सकता है या फिर अमेंड कर सकता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन 25th अमेंडमेंट, जो कि 1971 में बना था और इसमें न्यू आर्टिकल ऐड हुआ, आर्टिकल 31C, जो कि बात करता है सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब इसमें सेविंग ऑफ लॉ थे वो इफेक्ट ना करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, क्योंकि आर्टिकल 39B और C, जो कि आर्टिकल 39 जो है जो DPSP का है वो कॉमन गुड की बात करता है और आर्टिकल 39 जो C है वो कॉमन डेट्रीमेंट की बात करता है। मतलब ये था कि अगर हम सभी का कॉमन गुड देखेंगे तो क्या था, जब पहले ज़मींदारी जब सिस्टम था तो ज़मींदार थे वो इन्हीं आर्टिकल्स को लेकर बार बार इन कोर्ट्स में चैलेंज करते थे कि हमारा राइट ये वायलेट हो रहा है। तब ये सेविंग क्लॉजेस बनाए गए थे और इनको एक्सप्लेन किया गया, प्रोटेक्ट कर सके उन लोगों के लिए जिनके पास लाइवलीहुड नहीं है।
फिर रिट पिटीशन फाइल किया गया जो चैलेंज कर रहा था वैलिडिटी ऑफ मैसूर लैंड रिफॉर्म्स। तो मैंने पहले ही कहा था जो स्टेट्स थे उनको परेशानी हो रही थी, जिनके पास ज़मीनें थी, जो ज़मींदार थे, अलग अलग स्टेट में जो भी सिस्टम चल रहे थे उनको लेकर परेशानियाँ हो रही थी, उन्हें दिक्कतें ये आ रही थी कि उनके पास उनसे हाथ से ज़मीन जा रही थी, ज़मीनें जा रही थी, इसी वजह से तो ये पेटिशंस फाइल हो रही थी। तो रिट पेटिशन फाइल हुई मैसूर लैंड रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर क्या प्रोविज़न था जिस पे चैलेंज किया गया, जिस वैलिडिटी को चैलेंज किया गया कि उन्होंने जो सीलिंग है, जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स है उसको फिक्स कर दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं जिनके पास जो लैंड थी, जो खेती करते थे, उनके लिए एक सीमा तय कर दी गई थी, लिमिटेशन सेट कर दिया था कि उनके पास इतनी ही ज़मीन होनी चाहिए, या फिर और जो टेनेंट थे उनके पास जो सरप्लस लैंड थी उनको ओनरशिप बना दिया गया। मतलब ज़मींदारों के पास अगर कोई ज़मीन है और उनके पास बहुत ज़्यादा है तो जो उनका सरप्लस लैंड था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी थी, चाहे वो टेनेंसी के लिए की गई हो, चाहे वो लैंडलेस लेबर के लिए की गई हो। तो ये जो एवव रिट्स थी, बहुत सारी जो रिट पेटिशन थी वो इन्हीं सब चीज़ों को चैलेंज कर रही थी। इसी वजह से जो स्पेशल बेंच है 11 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में बैठी और उन्होंने इस वजह से इस केस में ये कहा जो अमेंडिंग आर्टिकल्स है वो वैलिड हैं, और उन्होंने डिफरेंट रीजंस दिए। सुब्बाराव सीजे ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने की जो पार्लियामेंट की शक्ति है वो आर्टिकल 245 एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, इसके तहत, और आर्टिकल 248 जिसमें रेस्टोरेटरी पावर है लेजिस्लेचर के पास, उससे ली गई है, ना कि आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे, जो केवल अमेंडमेंट प्रोसेस है और से रिलेटेड है, और ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। दूसरे पॉइंट ये आता है कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ है जो कि डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर जो भी अगर कोई प्रोविज़न बनाया जाता है तो वो आर्टिकल जो आपका फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल है जो पार्ट 3 में है उसमें वॉइड माने जाएंगे। अमेंडमेंट होता है अगर विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 और 368 में तो उसे वॉइड माना जाएगा, ना कि अगर कोई प्रोविज़न ऐसा बनता है जो कि आर्टिकल 245, अगर ऐसा कोई प्रोविज़न बनता है जो कि आर्टिकल 245 या फिर 248 से रिलेटेड है तो वो वॉइड नहीं माना जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट था कि जो भी एप्लीकेशन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, मतलब अगर कोई लॉ बना, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो आगे की रूलिंग होगी, मतलब उस पर जो पुराना जो लॉ है उसका इफेक्ट नहीं होगा, जब से कोई नया लॉ बना और उससे रिलेटेड ही आगे कोई लॉ बनेगा तो उसी पे उसे ही फॉलो किया जाएगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो पहले वाला जो लॉ है उसको ना मान के जो नया लॉ बना है उसको आगे तक माने जाने वाले को या फॉलो करने वाले को प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। अगर कोई प्रोस्पेक्टिव लॉ है मतलब जो आगे चल रहा है और उसको ओवर रूलिंग कर दिया है, तो ये जो डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसको अप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट्स हैं वो वैलिड होते हैं। मतलब कि कह सकते हैं जो डिसीजन आगे के लिए लिए जाते हैं, फ्यूचर के लिए जो भी प्रोविज़न बनाए जाते हैं, वो अमेंडमेंट जो है वो कंटिन्यू वैलिड होंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 7 अमेंडमेंट जो था उसमें जब वो पास हुआ तो उसमें वैलिडिटी पंजाब और कर्नाटक लैंड फॉर्म्स को लेकर क्वेश्चन करा, बट वो क्वेश्चन नहीं कर पाए इस ग्राउंड पे क्योंकि वो पहले से ही ऑफेंड कर दिया था आर्टिकल 13, 14 और 31 को लेकर। आर्टिकल 13 लॉ की बात करता है और आर्टिकल 14 जो बात करता है वो आपकी फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और आर्टिकल 31 आपके प्रॉपर्टी की बात करता है। फिर जब डिसीजन हुआ 24th अमेंडमेंट एक्ट का जब पास हुआ तो आर्टिकल 13 जो है क्लॉज 3 और जो क्लॉज 4 है उसको इंसर्ट किया गया, और उसमें ये डाला गया कि कोई भी आर्टिकल जो है अगर कोई अमेंडमेंट करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 3 के बाद क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया, और ये कहा गया कोई भी आर्टिकल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बनेगा जो भी मतलब आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो वो अमेंडमेंट जो है या जो वो कोई प्रोविज़न है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा या कन्फ्लिक्ट नहीं होगा फंडामेंटल राइट से, ये बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल रेवोल्यूशन के लिए या फिर प्रोटेक्शन करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स को चेंज करने के लिए, इसीलिए वो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही थी और उन्होंने अमेंडमेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस जो हैं या फिर कह सकते हैं जो भी पॉइंट्स थे, जो भी अलग अलग स्टेट्स में निकल के आ रहे, जो चैलेंजिंग आ रहे थे, उनको क्लियर किया। यहाँ तक कि फर्स्ट और 17th अमेंडमेंट को वैलिडेट किया गया कोर्ट के द्वारा और उसमें एक नोवल डॉक्ट्राइन निकल के आया, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसके डिक्लेयर करने के बाद जो अमेंडमेंट है, जो लॉ प्रोटेक्ट किया गया, उसे वैलिड बताया गया। फिर 24th अमेंडमेंट की वैलिडिटी को डिस्कस किया गया, जो कि केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या होता है, रिट पिटीशन डाली गई थी केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को लेकर 1963, इसको अमेंड करा गया था 1969 में। इसमें क्या आता है, जो कोर्ट है 24th अमेंडमेंट को इसमें कोर्ट ने वैलिड बताया और ये कहा पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के इंक्लूड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। बट बाद में ये कहा गया, जब फंडामेंटल राइट्स को भी, बट इसमें ये कहा कि अगर पावर जो अमेंडमेंट की है उसके लिए कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। पार्लियामेंट जो है उसके पास पूरी पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए, बट जो अफेक्ट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें पार्लियामेंट की पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सकता है। मतलब अगर कोई भी ऐसा कोई प्रोविज़न होता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट कर रहा है, तो पार्लियामेंट के पास उसके लिए पावर नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, प्रियम्बल है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। मतलब कि जो उसका कहते हैं ना मोटिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं हिलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। बाकी का पार्लियामेंट के पास पावर है बट नॉट एक्सेप्टेड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1980 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, जो केशवानंदन भारती केस में कहा था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं इफेक्ट कर सकते। इसमें ये कहा गया जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 में आते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो पार्ट 4 में आते हैं, वो एक ट्विन फॉर्मूला है जिससे कि हम सोशल रिवॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है पार्ट 4 को बैलेंस किया गया और ये कहा कि जो इसकी प्राइमेसी है दोनों की बराबर है और दोनों एक तरीके से काम करते हैं। इन दोनों के ये दोनों ही जो हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और इनके अंदर जो राइट्स हैं वो ख़त्म नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ये बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें हम बात करते हैं जब लैंड रिफॉर्म्स की, तो आर्टिकल 31C जो है उसको अमेंड करा गया था, जो कि 25th अमेंडमेंट में भी आर्टिकल 31C को एक्सप्लेन किया गया, आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी को लेकर, है ना, कॉमन गुड और कॉमन डेट्रीमेंट को लेकर। तो आर्टिकल 31C को अमेंड किया गया और उसके प्रोटेक्शन को एक्सटेंड बताते हुए, उसको एक्सटेंड करते हुए, उसके पास कहते हैं ना लॉ को पास करते हुए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेकर उसको एक्सप्लेन किया। उसमें जो बताया गया वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो रोल प्ले कर रहा था सुपरमेसी का और फंडामेंटल राइट। मतलब जब ये जो मैटर्स होने शुरू हुए तो जिनके पास ज़मीनें थी, जो वो बोल रहे थे कि हमारा राइट वायलेट हो रहा है, तो बार बार वो क्या करते थे, फंडामेंटल राइट्स को लेकर लड़ते थे, या तो आर्टिकल 14 और 19 को लेकर और 31 मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर वो लड़ते थे DPSP को लेकर कि भी सोशल जस्टिस, हमारा न्याय नहीं हो रहा है या हमारा इक्वलिटी नहीं चल रही है। तो वो क्या करते थे, तो इसको मुद्दे को बार बार उठाते थे। तो उन्होंने क्या, इसमें जो लॉ बनाया गया आर्टिकल 31C में जो आर्टिकल बनाया गया वो सेविंग लॉज थे। तो वो सेव क्या कर रहे थे, उसके अंदर जो भी लॉ आ रहे थे या प्रोविज़न आ रहे थे तो वो फंडामेंटल राइट या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे इफेक्ट नहीं करते थे। तो आर्टिकल 31C जो है वो ये कहता है कि कोई भी लॉ पॉलिसी ऑफ द स्टेट पॉलिसी हो या फिर पार्ट 4 का कोई भी ऐसा कोई पॉलिसी हो, उसमें वो उसको वॉइड नहीं करार करा जाएगा, या फिर ये नहीं कहा जाएगा कि आर्टिकल 14 है जो और आर्टिकल 19 है या फिर फंडामेंटल राइट्स है तो आर्टिकल 31 कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि ये सेविंग ऑफ लॉ है आर्टिकल 31C, तो वो इफेक्ट होगा।
और आगे से जो है इस पॉलिसी को लेकर कोई भी ऐसा कोर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी है और ये जो आर्टिकल है इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आर्टिकल 31C पे इफेक्ट नहीं करेगा। फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स पास किए गए पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जिन्हें वैलिड करार किया गया अंडर द आर्टिकल 31B के अकॉर्डिंग, जिसमें स्टेट ऑफ द एक्विजिशन की बात करते हैं। मतलब जिस आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग इसमें एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। और इसमें जो है, जो अगर कोई डायरेक्टली इन्फ्रिंज हो रहा है राइट टू प्रॉपर्टी, भाई डायरेक्टली इन्फ्रिंज हो रहा था तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा, जो सेविंग ऑफ लॉज हैं वो चलाए जाएंगे। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट आए कॉन्स्टिट्यूशन में, और जितने भी लैंड लॉ रिफॉर्म्स जो थे उनको 9th शेड्यूल में प्लेस किया गया। और उसके बाद जो भी केसेस थे या जो भी एग्रीगेट रिफॉर्म्स को लेकर जो भी लेजिस्लेशन जो कोर्ट्स में बार बार जो क्वेश्चन हो रहे थे उनके दरवाजे को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट आता है 44th अमेंडमेंट। इसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। और इसके अंदर क्या था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा डिबेटेड पॉइंट हो गया था, और इसके रिलेटेड केसेस आ रहे थे। जो डिफरेंट स्टेट्स थे वो बार बार इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, कोर्ट में हर पॉइंट को कोर्ट में घसीट रहे थे। तो इस वजह से क्या था कि जो 44th अमेंडमेंट आया और इसमें काफ़ी 44th अमेंडमेंट आया और इसमें ये कहा गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल नहीं माना जाएगा, और इसे आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया। 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको डिलीट करा गया वहाँ से, और पार्ट 3 जो आता है फंडामेंटल राइट्स का, वहाँ पे आर्टिकल 19(1)(f) में से और आर्टिकल 31 को हटा दिया गया और इसे इंसर्ट किया गया 300A में। इसका रीज़न ये था, जो फंडामेंटल राइट है उसका एक स्पेशल प्रोविज़न, उसका जो है जो इसका ये रीज़न था, जो स्पेशल पोजीशन जो फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी को दी गई थी उसकी वजह से एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने शुरू हो गए थे। और इसमें क्या कहते हैं ना कि बार बार यही इशू हो रहा था कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो इसकी वजह से उसको बाद में लीगल राइट बना दिया गया, और जो आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 31 है उसको डिलीट करा गया, और रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी को जो इफ़ेक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, और ना ही किसी अदर आर्टिकल पे इफ़ेक्ट कर रहा था, जैसे कि राइट ऑफ माइनॉरिटी स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये राइट आपका ये जो आर्टिकल है ये 30 में आता है। इसके अंतर्गत जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास ये अधिकार था कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का वो एडमिनिस्टर कर सकते थे, वो इस्टेब्लिश कर सकते थे, बट इससे राइट टू प्रॉपर्टी का कोई रिलेट नहीं था और ना ही कोई इफेक्ट था। इसमें प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट पे सीज कर दिया, स्टॉप कर दिया और लीगल राइट बना दिया गया। इसके अंतर्गत ये था इस प्रोविज़न में कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी ने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है, तो अगर हम इसको अमेंडमेंट के थ्रू हटाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। जो ये राइट है आर्टिकल 19(1)(f) में और आर्टिकल 31, ये दोनों आपस में एक साथ रीड किए जाते थे, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से क्लोज हो गई थी, और इससे बहुत सारी चीज़ें क्लोज हो गई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही थी, तो उसको बंद कर दिया गया। और आर्टिकल जो 19(1)(f) का जो था उसमें ये कहा गया था कि राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम। इसमें ये कहा गया था राइट ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग किसी के पास भी ये अधिकार है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। तो इस राइट को हटा दिया गया था आर्टिकल 19(1)(f) वाले को, और राइट टू प्रॉपर्टी तो पता ही है आपको आर्टिकल 31 था। फाइनली आर्टिकल 300A आया जिसमें लीगल राइट दिया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी पर्सन जो है जिसके पास प्रॉपर्टी है वो उसको सेव करेगा बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और आर्टिकल 19(1)(f) को डिलीट करा गया, आर्टिकल 31 को डिलीट करा गया, और ये सजेस्ट किया गया इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कि सिटीज़न और नॉन सिटीज़न है, अगर कोई सिटीज़न है, नॉन सिटीज़न है,
अगर कोई सिटीज़न है और नॉन सिटीज़न है उसके लिए भी आर्टिकल 19(1)(f) एलिमिनेट कर दिया गया है और आर्टिकल 31 भी हटा दिया गया है। तो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को जो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया, उसे डिलीट कर दिया गया। जो अब से जो प्रोविज़न स्टार्ट होगा वो 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड ही होगा और जो भी प्रोविज़न बनेंगे वो प्रॉपर्टी राइट से न्यू प्रोविज़न से ही बनेंगे। जो प्रेजेंट स्टेटस है राइट टू प्रॉपर्टी का वो यही है कि 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था और 1978 में इसने न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया जो कि 300A है, उसको हम लीगल राइट मानते हैं, जिसे हम राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव करेंगे बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है ये रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी किसी और की प्रॉपर्टी बाय फोर्स ऑफ लॉ इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। और इसके अंदर जो लॉ को बताया गया है वो ये कहा गया है जो वैलिडली एनेक्टेड है, फेयर है, रीजनेबल है, उसको ही लॉ माना गया है। So thank you for watching my video. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.